नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 54 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ इंसान के रूप में हैवान खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, बेखौफ, किसी का डर नहीं, कानून का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, क्योंकि रेप के केसेस के अंदर 25% कन्विक्शन रेट है। यानी कि अगर 100 अपराधी पकड़े जाएंगे रेप के केस में तो उनमें से केवल 25 अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी। बाकी के 75 अपराधी क्रिमिनल्स वो किसी न किसी वजह से कानून से छूट जाएंगे और इसी वजह से वो खुलेआम घूमते हैं, उनको किसी का डर नहीं लगता। सुनने वाले हैं आप दिशा रेड्डी की कहानी। दास्तान एक लेडी डॉक्टर की जो अनजान थी, लिहाजा सिस्टम के खोखले दावों की पोल। महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात। हैदराबाद के डॉक्टर के लिए भी महज मोमबत्तियां जला बुझाकर खामोश मत हो जाए। महिला डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये वारदात है तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद की। हैदराबाद के शाहनगर इलाके में दिशा रेड्डी पैदा हुई, वहीं पर ही पली बड़ी, वहीं पर ही पढ़ाई करी और हायर स्कूलिंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो चली गई पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी और वहाँ से एक वेटनरी की डिग्री हासिल की और बाद में बतौर एक वेटनरी डॉक्टर वो काम करने लगी सरकारी अस्पताल के अंदर। उस वक्त 2019 के अंदर दिशा की उम्र थी तकरीबन 27 साल। दिशा के पिताजी भी एक सरकारी कर्मचारी थे, दिशा की एक छोटी बहन थी, वो भी कोई जॉब करती थी और दिशा की माताजी घर पर काम करती थी, हाउसवाइफ थी। अब दिशा शमशाबाद के एक क्लिनिक के अंदर काम किया करती थी और उस क्लिनिक की और दिशा के घर की दूरी थी तकरीबन 30 किलोमीटर, ठीक ठाक दूर थे दोनों। तो दिशा एक स्कूटी लेकर क्लिनिक जाया करती थी। अच्छा, अब ये रोज की दिनचर्या थी दिशा की। तो दिशा अपने घर से अपनी मेस्ट्रो स्कूटी लेकर निकलती, थोड़ी दूर वो स्कूटी से जाती और बाद में बीच में एक टोंडू पुली टोल प्लाजा आता है। उस टोल प्लाजा के ऊपर पार्किंग की सुविधा भी है, तो दिशा रेड्डी अपनी स्कूटी उस टोल की पार्किंग में खड़ी कर देती और वहाँ से वो एक कैब पकड़ती, टैक्सी पकड़ती और फिर टैक्सी में बैठकर वो क्लिनिक तक जाती। बाद में पूरे दिन अपना काम करती, लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक। 6 साढ़े 6 बजे बाद वो क्लिनिक से फिर से कैब बुक करती और उस टोल प्लाजा तक आती, वापस अपनी स्कूटी लेकर वापस घर चली जाया करती। ये दिशा रेड्डी की रोज की दिनचर्या थी। अब तारीख आती है 27 नवंबर। दिशा रेड्डी हमेशा की तरह अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती हैं, टोल प्लाजा तक पहुंचती हैं, टोल प्लाजा पर स्कूटी खड़ी करती हैं, वहां से एक कैब बुक करती हैं और कैब बुक कर वो अपने क्लिनिक पहुंच जाती हैं। क्लिनिक के अंदर पूरे दिन अपनी ड्यूटी निभाती हैं और जब 6 साढ़े 6 बजे उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है तब वो जाती हैं एक कैब बुक कर एक डॉक्टर के पास। अच्छा, दिशा को थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम थी तो 27 नवंबर को उसने अपॉइंटमेंट बुक करी थी डॉक्टर के साथ। तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद में क्लिनिक से कैब बुक कर वो जाती हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से अपना वो चेकअप करवाती हैं, कुछ मेडिसिन लेती हैं और उसके बाद में वो पहुंच जाती हैं कैब बुक करके फिर से टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा पर आते आते दिशा को तकरीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे और घर वालों को पता था कि वो डॉक्टर के पास गई है और आज उसको थोड़ा लेट होगा, तो घर वाले भी बेफिक्र थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आ जाएगी। 9 बजे की बात है ये। वो देखती है कि उसकी स्कूटी का पिछला टायर पंचर हो गया है, एकदम फ्लैट हो गया था। कई बार पंचर होता है, थोड़ी हवा उसके अंदर होती है, वो चलाने लायक होती है, लेकिन दिशा की स्कूटी का टायर एकदम ही फ्लैट हो गया था, वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था। अब रात का टाइम, अकेली लड़की, टोल प्लाजा के ऊपर आपको पता ही है दर्जनों ट्रक खड़े रहते हैं, तो जो आसपास का माहौल था, जो आसपास के लोग ट्रकों के साथ खड़े थे, दिशा को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। दिशा को एक नेगेटिव वाली वाइब्स आ रही थी, उसको डर लग रहा था काफी ज्यादा। तो उसने अपनी बहन को फोन किया जो कि अभी ऑफिस के अंदर ही थी, वो अपना काम कर रही थी। वो अपनी बहन को बोलती है कि यार मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है और आसपास उस वक्त काफी रात हो चुकी थी, तो आसपास उसने देखा कोई पंचर की भी दुकान नहीं थी, पंचर की दुकान थी वो बंद हो गई थी। तो दिशा की बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, स्कूटी को तो वहीं पर खड़ा कर दो और एक टोल के प्लाजा के पास चले जाओ और वहां से कैब पकड़कर तुम घर चले जाओ, स्कूटी को कल आकर ले जाना। लेकिन अब दिशा बोली कि नहीं, मुझे कल वापस काम पर भी आना है, वापस क्लिनिक जाना है और अगर मैं स्कूटी यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं कल घर से यहाँ तक कैसे आऊंगी। और आमतौर पर मिडिल क्लास लोगों को, हमको ये भी टेंशन रहती है कि भाई रात बेरात स्कूटी यहाँ पर खड़ी करके जा रहे हैं और कल कोई इसको उठाकर ले गया तो बाद में वो नुकसान नफा हो जाएगा। उस वक्त हम आगे की नहीं सोचते हैं कि इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है। उस वक्त हम जितना हमारे पास है उतने की ही सोचते हैं। तो वो स्कूटी छोड़कर जाने वाला प्लान दिशा कैंसिल कर देती है। अच्छा, इतनी देर में जितनी भी ये बातें होती हैं, लगभग 9:30 बज जाते हैं। 9:30 बजे के बाद में दिशा के पास एक शख्स आता है। वो दिशा को बोलता है कि मैडम आपकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया, यहाँ पर पास में ही एक पंचर की रिपेयर शॉप है, मैं आपको स्कूटी का पंचर लगवा कर ला देता हूँ। तो वो शख्स स्कूटी लेकर पैदल पैदल पास की एक पंचर दुकान है, उस पंचर दुकान के पास जाता है। अच्छा, अब वो जब स्कूटी लेकर जाता है पंचर की दुकान के पास, दिशा फिर से अपनी बहन को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तू मेरे से प्लीज़ बातें करती रहे, फ़ोन मत काट, तू जितनी देर मेरे से बातें करती है तो मुझे थोड़ा सा डर कम लगता है, ऐसा लगता है कि
तो है मेरे पास। लेकिन अब वो दिशा की बहन भी काम कर रही थी, तो वो भी, उसको भी बेचारी को क्या पता कि क्या उसका माहौल है। वो बोलती है दिशा को कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो यार तू फटाफट कैब पकड़ के घर पर पहुँच जा। फ़ोन काट देती है वो ऐसे करके। लगभग 9:45 पर दिशा की लास्ट बार बात हुई थी उसकी बहन से। उसके बाद में वक्त पर वक्त गुजरता जाता है। लगभग 11 बज जाते हैं, दिशा अपने घर नहीं पहुंची थी। अमूमन डॉक्टर के पास गई है तो 9:30 बजे वहां पर पहुंच गई थी, 10 बजे तक घर पर पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन 10:30 11 बज चुके थे, लेकिन दिशा अपने घर नहीं पहुंची थी। उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही थी, और क्योंकि रात का समय था, अकेली लड़की थी, तो उसकी माँ को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। वो बाद में दिशा को फोन मिलाती है, लेकिन दिशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो दिशा की बहन को फोन करती है। बहन कहती है कि अभी तक दीदी घर नहीं पहुंची। वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो दौड़ कर बाद में घर आते हैं, दिशा के पापा घर आते हैं, और वो बाद में फैसला करते हैं टोल प्लाजा के ऊपर जाने का। वो फटाफट आनंद फानंद में गाड़ी पकड़कर टोल प्लाजा जाते हैं। और टोल प्लाजा के ऊपर ना ही तो दिशा थी और ना ही दिशा की स्कूटी थी। अब उनको समझ में आ गया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। वो दौड़ कर जाते हैं पास के ही एक साइबराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर। रात का वक्त था, लगभग 11:30 12 बजे की ये बात है। वो पुलिस को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूटी का टायर पंचर हो गया। लास्ट बार 9:45 पर बात हुई थी, उसके बाद में आप फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं टोल पर भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है। पुलिस वालों को जल्दी से बात बताते हैं। लेकिन जब वो पुलिस वालों को बताते हैं कि वो टोंडुपल्ली टोल प्लाजा की ये सारी घटनाएं, तब पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, टोंडुपल्ली प्लाजा हमारे इलाके के अंदर नहीं आता है, हमारी सरहद के अंदर नहीं आता है, आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर चाहिए। अब भारत सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत आती है तो सरहद को ना देखिए, आप इलाके को मत देखिए, सीधा उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन अब सच्चाई आपके सामने है कि अगर उनके एरिया में वो क्राइम नहीं हुआ, उनके एरिया में की वो कंप्लेंट नहीं है, तो वो कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। अगर कोई गलत काम करना होता है, कोई रिश्वत लेनी होती है, तब वो सरहद नहीं देखते, तब वो इलाका नहीं देखते, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एक क्राइम हुआ था और इस क्राइम में उनको मेहनत करनी पड़ती, तो वो सरहद देखने लग जाते हैं। खैर बाद में दिशा के माता पिता, उसकी बहन दौड़े दौड़े जाते हैं शमशाबाद के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर। वहां पर वो दिशा के बारे में सब कुछ बताते हैं, जैसे गायब हुई है, उसका हुलिया बताते हैं, क्या पहन रखा था, क्या उसके पास था, हाइट क्या थी। और बाद में एक मिसिंग की कंप्लेंट शमशाबाद पुलिस स्टेशन के ऊपर दर्ज हो जाती है। उसके बाद में उनके साथ 2-3 कांस्टेबल एक गाड़ी लेकर आते हैं। टोल प्लाजा के आसपास वो कांस्टेबल सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोल प्लाजा के पास तो जाहिर सी बात है थी नहीं दिशा। अगर वहां पर होती तो उनको ही मिल जाती। वो पुलिस वाले कुछ और इधर उधर देखने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी दिशा नहीं मिलती है। पुलिस वालों की भी एक खासियत है, जब तक कोई क्राइम नहीं हो जाता, क्राइम जब तक सामने नहीं आ जाता, तब तक पुलिस कोई भी एक्शन के अंदर नहीं आती है। क्राइम होने के बाद में पुलिस एक्शन में आती है। अगर वो आज यहाँ पर क्राइम होने से पहले एक्शन में आ जाती है, अगर अपनी क्राइम होने से पहले अपनी पूरी जी जान लगा देती, तो ये क्राइम होता ही नहीं। खैर पुलिस बाद में थोड़ा और कोशिश करती है दिशा को इधर उधर ढूंढने की। वायरलेस के ऊपर दिशा की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, और दिशा के माता पिता वापस खाली हाथ लौट आते हैं घर। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 27 साल की एक जवान लड़की घर से गायब, किसी को पता नहीं वो कहाँ पर है। खैर बाद में ऐसे ही रात गुजर जाती है। लगभग 3:30 की बात थी, रात के 3:30 बजे की बात है, जब कांस्टेबल टोल प्लाजा के पास गए थे। अब अगला दिन आता है कैसे तैसे 28 नवंबर, तकरीबन 6 बजे, सुबह 6 बजे एक लोकल दूध वाले का फोन आता है पुलिस स्टेशन में। दूध वाला जो सुबह सुबह घर पर दूध पहुंचाते हैं, वो पुलिस स्टेशन में फोन कर कहता है कि मैं हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के एक चतनपल्ली ब्रिज के नीचे हूँ, और यहाँ पर एक इंसान का पड़ा है जला हुआ। पुलिस ये सुनकर फौरन चतनपल्ली के उस ब्रिज के नीचे पहुंचती है। वहां पर एक 75% जला हुआ इंसान का पड़ा था। चेहरा देखकर उसको पहचानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 75% बॉडी जल चुकी थी, केवल 25% बच गई थी वो, क्योंकि जमीन के कांटेक्ट में वो बाकी की बॉडी थी और जमीन हल्की सी गीली थी। अब क्योंकि दिशा की मिसिंग की कंप्लेंट फाइल थी और वो ब्रिज उस टोल प्लाजा से तकरीबन 30 किलोमीटर ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, तो दिशा के घर वालों को फोन किया जाता है कि आप आइए, आपको एक लाश की शिनाख्त करनी है। ये सुनते ही दिशा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी वो कैसे तैसे पहुंचते हैं चतनपल्ली ब्रिज के नीचे। वहां पर वो शव को देखते हैं और उसके गले में लॉकेट, उसके कपड़े, उसका हैंडबैग, उसके जूते वगैरह देखकर वो उस शव की शिनाख्त दिशा के तौर पर करते हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अच्छा, अब क्योंकि वो शव मिल गया था आधा अधूरा जला हुआ इतनी भयंकर तरीके से, अब हैदराबाद पुलिस को पता चल गया था कि अब ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, ये बात अब आगे तक जाएगी। उसके बाद में पूरी हैदराबाद पुलिस फौरन एक्शन के अंदर आ जाती है और धड़ाधड़ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इससे पहले उन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। क्राइम होने के बाद में कहते हैं पुलिस लेट आती है, ये बात सच है। खैर पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस शव के पास में से एक शराब की बोतल भी बरामद होती है। उसके बाद में आसपास और इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो जहाँ पर वो चतनपल्ली ब्रिज था, जहाँ से दिशा के
बरामद हुई थी, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर दिशा की स्कूटी भी मिल जाती है और स्कूटी की नंबर प्लेट किसी ने तोड़ दी थी। और क्योंकि अब हैदराबाद की पूरी पुलिस लग गई थी तो वो चतनपल्ली ब्रिज से लेकर टोल प्लाजा के बीच में जितने भी CCTV थे उन सभी CCTV को खंगालते हैं और बहुत सारे लोगों से भी पूछते हैं। तो एक चश्मदीद भी मिल जाता है, 3-4 CCTV के अंदर भी वो क्रिमिनल्स कैद हो जाते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर 4 क्रिमिनल्स को या फिर 4 अक्यूज्ड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर मानना पड़ेगा कि पुलिस अगर चाहे अपने दिल से काम करे तो बड़े से बड़े केस को भी सोल्व कर सकती है। अच्छा, अब जो 4 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए थे उनमें से एक का नाम था मोहम्मद आरिफ, एक का नाम था शिवा, एक का नाम था नवीन और एक का नाम था चिंता कुंता। ये टोटल 4 अक्यूज थे और इनमें से एक नाबालिग था और 2 24 साल से छोटे थे और इन चारों में से 2 ट्रक ड्राइवर थे, एक ट्रक क्लीनर था। अब बाद में इनसे जब पूछताछ हुई पुलिस अंदाज में तो उन्होंने सब कुछ सच उगल दिया। ये बहुत घबराए हुए थे, इनको देखकर ही पुलिस कंफर्म हो गई थी कि इन्होंने क्या है। अच्छा, ये बात मीडिया के अंदर आ गई थी और मीडिया के अंदर हड़कंप मच चुका था। चारों तरफ दिशा की बातें चल रही थी क्योंकि ये मामला था ही इतना बड़ा। तो सारा देश दहल उठा और एक ही मांग हो रही थी कि आरोपियों को सजा जो उन्होंने किया है वही उनके साथ होना चाहिए। उसके बाद में वो चारों अक्यूज्ड कहानी बताना शुरू करते हैं। तो 27 तारीख को जब रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे दिशा टोल प्लाजा के पास पहुंची थी और जब उसकी स्कूटी पंचर थी तो वो पंचर उन्होंने ही की थी। स्कूटी को पंचर उन्होंने ही किया था, ये सारा उनका प्लान था। स्कूटी पंचर होने के बाद में जो शख्स आया था दिशा के पास और दिशा की स्कूटी पंचर शॉप के ऊपर लेकर गया था वो भी इन चारों में से ही एक था। उसके बाद में जब वो पंचर शॉप से वापस आ रहा था कि पंचर शॉप तो बंद है, इतने में उन चारों में से एक शख्स ने दिशा का मुंह पकड़ लिया, पीछे से आकर दिशा का आगे से मुंह पकड़ लिया और मुंह बांधकर उसको पकड़कर साइड में एक सुनसान सी जगह थी वहां पर ले गई। वहां पर बाद में सबसे पहले तो दिशा का फोन स्विच ऑफ किया, दिशा को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद में चारों ने मिलकर दिशा के साथ गलत काम किया। और बाद में जब उनका मन भर गया था वो दिशा को एक कपड़े के अंदर लपेटते हैं। दिशा उस वक्त तक बेहोश हो चुकी थी, उसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। और बाद में उसको वो एक कंबल में लपेटते हैं। उनके पास एक ट्रक था, उस ट्रक के अंदर दिशा को डालते हैं वो और बाद में वो उस ब्रिज की तरफ, चेतनपुली ब्रिज के तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, अब 2 शख्स तो गए थे ट्रक के अंदर, 2 शख्स बाकी की स्कूटी लेकर आ रहे थे, दिशा की स्कूटी। उन्होंने स्कूटी का नंबर तोड़ दिया था ताकि कोई भी इसको पहचान ना पाए। रास्ते में आते हुए वो एक पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल भी खरीदते हैं और उस पेट्रोल पंप के CCTV पर भी वो कैद हो गए थे। तो 2 लीटर पेट्रोल खरीदने के बाद में वो भी पहुंच जाते हैं चेतनपुली ब्रिज के नीचे और वहां पर दिशा के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसको आग के हवाले कर देते हैं और वो फरार हो जाते हैं। ये थी इन 4 हैवानों की कहानी। अब कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी इनको पूछताछ के लिए, बाकी के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इसी दौरान एग्जैक्ट तारीख तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पुलिस लगभग शाम के 4 से 5 का वक्त था। पुलिस इन चारों आरोपियों को उसी चेतनपुली ब्रिज के नीचे लेकर गई थी जहां पर वो बरामद हुआ था, सीन को पूरा वापस रिक्रिएट करने के लिए, सबूत तैयार करने के लिए। अच्छा, ये सारा स्टेटमेंट पुलिस का है। तो जब वहां पर पुलिस सारा सीन रिक्रिएट कर रही थी उन चारों आरोपियों के साथ में, उन चारों की हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी, तो वहां पर वो चारों आरोपी एक्शन में आ जाते हैं। वो हाथ में पत्थर उठा लेते हैं और पुलिस की बंदूक छीन लेते हैं और पुलिस के ऊपर वापस से फायर करने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के अंदर उनकी तरफ भी फायरिंग करी और फायरिंग के अंदर वो चारों के चारों वहीं पर जहाँ पर शो मिला था दिशा का, वहीं के वहीं उन चारों का भी इनकाउंटर कर देती है पुलिस। इसके बाद में जो पूरे भारत के अंदर खुशी का माहौल आया है वो अलग ही लेवल का था। हैदराबाद की पुलिस को औरतों ने राखियां बांधी, उनका फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और केवल हैदराबाद के अंदर ही नहीं, भारत के कई और अलग अलग हिस्सों में इस सेलिब्रेशन को मनाया गया। सभी लोग बहुत खुश हुए और अब सभी चाहते थे कि ऐसा ही होना चाहिए था, पूरा भारत इससे खुश था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन बैठी तब सामने आया कि ये इनकाउंटर पुलिस ने ज़बरदस्ती किया था। अब यहाँ पर भी बीच में फंसता है सब कुछ, कानून और कुछ कहता है और लोगों की डिमांडें कुछ और होती हैं। खैर, ये थी 4 हैवानों की, 4 दरिंदों की क्राइम स्टोरी। अपने विचार कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।